Yeah. So we have done till here. Now I have just told to do this question. This question also I've explained, not homework. I've explained yesterday. Break even revenue with the sales mix. See, just let us read this question. The sales revenue of a company is made up of 40% of product A and 60% of product B. Selling prices are $4 for product A and $3 for product B. Variable cost are 2.50, or like the 2.50 they are saying it is 62.5% of selling price. Selling price आपका $4 है, उसका 62.5% is 2.50, and 1.75 भी बता रहे हैं, and $1.75 or 58.3% of selling price for products A and B. ठीक है ना? तो वेरिएबल कॉस्ट आर दिस एंड दिस, ये दोनों भी प्रोडक्ट्स के आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है. प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट है 2.50, प्रोडक्ट बी का वेरिएबल कॉस्ट है 1.75, और उनका परसेंटेज भी दिया है कि वो कितना परसेंट है सेल्स में. ठीक है. एंड क्यों, मतलब हम लोग अगर ऐसा परसेंटेज दिया है तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा फिक्स कॉस्ट भी कितना होगा, वो हम आगे देखेंगे. फिक्स कॉस्ट ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है. दे हैव ऑलरेडी गिवन फिक्स कॉस्ट ऑफ $75,000. हाउ मच रेवेन्यू, यानी कितना रेवेन्यू चाहिए इज नीडेड फ्रॉम सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन, यानी कितना बेचना है हमको ब्रेक इवन करने के लिए, यानी दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will for you know the formula for break even sales. The formula is fixed cost by contribution. Okay. So let us see, and these are two products, so here there is a mix. तो जब मिक्स होता है तो we go for weighted average contribution margin ratio. Okay. तो first let us go ahead. Let us see like how to find out the contribution. So sales minus variable cost is your contribution for product A. Sales minus variable cost is your contribution for product B. Product A is 40%. Product A is revenue are 40% in the total revenue, and product B's revenue are 60% of the total revenue. Okay. So we will calculate the contribution margin, weighted average contribution margin, because seeing the weightage, see why we use weighted average. We use weighted average when there is a question of importance. Okay. When there is a question of importance. So here, as you know, the totality is nothing but not from the single product. The revenues you are generating is not from single product. It is a combination of two products, and these two products have been given the weightages. So B का जो weightage है वो 60% है रेवेन्यू में, A का जो weightage है वो 40% है रेवेन्यू में. तो इसीलिए इसका वेट ज्यादा है, इसका कम है. इसीलिए हमको जब एक का इंपॉर्टेंस ज्यादा है दूसरे से, तो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर वेटेड एवरेज. सो कैसे करेंगे? 40% ऑफ ए इंटू द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन. कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स. ऑलरेडी यू नो कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स. मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आज आप लोग को समझ में आना चाहिए, घर पे पढ़ना पड़ेगा. सो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 बाई सेल्स 4 है, इंटू 100 करो, यू विल गेट द आंसर 37.50, और ये 1.25 बाई 3 इंटू 0 41.67. तो ये करके आप जब मल्टीप्लाई करोगे उनके वेट से, यू विल गेट वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक इवन रेवेन्यू. That is the fixed cost total, whatever the fixed cost you have divided by 0.40, the contribution, you will get the break even sales. Okay. The last step is to determine, अब उसको 40 और 60% में डिवाइड कर दो, तो ए का भी और बी का भी आपको रेवेन्यू आ जाएगा, ब्रेक इवन रेवेन्यू. दैट्स इट, फिनिश. ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना, सेम एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ब्रेक इवन क्वांटिटी भी है और रेवेन्यू भी है, हमने दोनों फिनिश कर लिया है. नाउ अगर आपका जो सेल्स मिक्स है उसमें अगर कुछ चेंजेस हो, इफ एट ऑल, सपोज अभी हम लोगों ने जो सेल्स मिक्स किया वो 40-60 का था, प्रोडक्ट ए का 40 और प्रोडक्ट बी का 60. अगर कुछ चेंजेस होना है तो फिर आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, या ब्रेक इवन क्वांटिटी, या ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स और रेवेन्यू कैसे चेंज होगा. ओके, लेट्स सी. सो हम एक क्वेश्चन से उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे. सो fixed cost by contribution is definitely the same formula. Fixed cost by weighted average contribution margin per unit is equal to break even point.
and fixed cost by weighted average contribution margin ratio is break even revenue. रेवेन्यू के लिए आपको क्या, मैं अभी आप पर लिख देता हूं, मैं फिर से एक बार आपको रिव्यू करवा दे रहा हूं. ब्रेक इवन पॉइंट मैं आपको बताता हूं. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आपको सपोज 1000 यूनिट्स आया इनटू सपोज $4 आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो आपको $4000 आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू. और सेल्स. अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो आप ऐसा कर लो, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, तो भी आपको डायरेक्टली 4000 आएगा. वेटेड एवरेज क्यों? अगर आपका प्रोडक्ट मिक्स है तो, यानी दो प्रोडक्ट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनता है और उनका दोनों का प्रोपोर्शन दिया हुआ है. सो ये आपको क्वेश्चंस करना है बेस्ड अपॉन दी ओल्ड क्वेश्चंस, आप जिसको आप प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट सीवीपी एंड कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. यानी अगर आप कॉस्ट वॉल्यूम लाइक एंड प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कोई भी काम करते हैं उसमें रिस्क फैक्टर होता ही है कोई भी एक प्रोजेक्ट में. तो हाउ दिस रिस्क फैक्टर इफेक्ट्स योर break even point in sales or break even point in revenue or break even sales or break even units, etc. Okay, so let's now discuss about that. Just a second, just give me a second, I'll be back. आप जब तक इसको थियरी को रीड करो, come on. Okay, so like risk is something like risk is what you expect and what you really get. Difference between that two is risk. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10% रिटर्न आना, बट 15% रिटर्न आ गया आपके इन्वेस्टमेंट पे. वो एक्स्ट्रा आने का रीजन है रिस्क. आपने एक्स्ट्रा रिस्क लिया इसलिए ज्यादा आया. एंड अबाउट रिस्क आई हैव ऑलरेडी गिवन लॉट ऑफ लेक्चर्स. मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का
हम लोग फिनिश भी कर चुके हैं, टॉपिक कॉन्सेप्ट भी हो चुका है, ठीक है। एंड अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज लाइक समथिंग विच यू डोंट एक्सपेक्ट, वो डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट बिकॉज दीज आर इनएविटेबल, ये हमेशा रहेंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट में पैसे डालो, ये रहेंगे, इनको ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना रहेगा, या इसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं आप, ठीक है। एंड सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपका जो पर्टिकुलर जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी आप काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर, एंड वी आर स्पीकिंग अबाउट कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट यानी आपका खर्चा, वॉल्यूम यानी आपका नंबर ऑफ यूनिट्स जितना सेल्स करना है, और प्रॉफिट। तो ये डिपेंड करता है आपके सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम और कॉस्ट के ऊपर। तो ये सब भी, now sensitive analysis is effective method of dealing with uncertainty that might arise in decision making. यानी how sensitive are the changes in these things like sales volume, selling price and costs. Okay, so sensitivity analysis can determine how your operating income would change if there is a change in level of sales, if there is a change in selling price and there is a change in cost. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप, मतलब sensitivity analysis में what you are saying is how your profit, here profit is nothing but operating income, how your profit or operating income like is affected due to changes in सेल्स वॉल्यूम। यानी अगर आप ज्यादा बनाओगे तो आपका प्रॉफिट कम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गया, बाहर क्लाइमेट में चेंजेस आ गया, अगर टेम्परेचर डिप किया तो आपको कोल्ड आ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो दोनों में भी आपको इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आपका प्रॉफिट और आपका ऑपरेटिंग इनकम, हाउ इज इट अफेक्टेड ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम, selling price, or matlab, that's what I'm saying, changes in sales volume, changes in selling price and changes in cost. Okay, so these three things you're going to see here. Let's see. So this is the question given. So the following is an example of a sensitivity analysis using CVP analysis where the number of units sold, the price and the fixed costs are held constant but variable cost per unit changes. यानी इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट। तो यू सी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले $20 है, फिर 25 है। इसमें हम लोग किस किस चीज को फिक्स रख रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट इज डेफिनेटली फिक्स्ड, बट दे आर ओनली चेंजिंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो 20, 25, 30, 35, सो 6000 इज योर सेल्स इनटू $50 इज योर सेलिंग प्राइस, ये आपका सेल्स आ गया, वो हमेशा फिक्स्ड है। पर यूनिट दे हैव फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस। Variable cost is changing every time, 120, 150, 180, 210. How 6000 into 20, 6000 into 25, 6000 into 30, 6000 into 35. Contribution margin is nothing but sales minus variable cost. 3 lakhs minus 120, 180. Same here, 150, 120, 90, like that. Fixed cost is always fixed. So this is your operating income. How your variable expense, when your variable expenses are less per unit, your operating income was high. But as your variable expenditure went on increasing, or it was going on increasing, your operating income was going on decreasing. Okay, so there is a sensitivity or not. With increase in your variable cost per unit, your profit is decreasing. This is a sensitivity. So the increase in the variable cost is affecting your profit in such a way. So for each $5 increase in variable cost, the variable cost for 6000 units increases by 30,000. देखो 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210, हमेशा 30,000 का जंप हो रहा है अगर आप पर यूनिट $5 से बढ़ा देते हो तो। एंड आपका ऑपरेटिंग इनकम 30,000 गिर रहा है, यानी आपका अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस $30,000 से बढ़ेगा, सो योर ऑपरेटिंग इनकम विल बी डिक्रीजिंग बाय $30,000. दैट इज व्हाट दे आर शोइंग. सो हियर दे आर गिविंग यू अ डिफरेंट सिनेरियो. यहां पर वो क्या कर रहे हैं, लाइक द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस वेयर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड चेंजेस, यानी वो अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को कम करते जा रहे हैं. ओके, एंड व्हाइल सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट सबको सेम रख रहे हैं. तो विथ डिक्रीज इन द 1000 यूनिट्स इन द नंबर ऑफ यूनिट्स दे आर सेलिंग, देयर इज अ, मतलब वो लोग कम बेच रहे हैं ना हर बार. सो देखो यहां पर the unit contribution margin is 25, यानी
50 minus 25 is 25. Sales selling price minus variable cost is contribution. Okay, so the contribution margin ratio is 50%. So each unit change in sales volume, यानी अगर आपका 1000 यूनिट से कम हो रहा है, इससे आपका ऑपरेटिंग इनकम हमेशा कम होता जा रहा है. ठीक है, 25,000 डिक्लाइन हो रहा है. दैट्स व्हाट. अगर आपका सेल्स कम हो रहा है 1000 यूनिट से, तो आपका ऑपरेटिंग इनकम भी 25,000 से कम होता जा रहा है. उतना कंट्रीब्यूशन आपका जा रहा है. So for each unit change in sales volume affects operating income by $25, because for each $1,000 decline in the sales volume, operating income declines by 25,000. and $25 per unit का आपको फर्क पड़ रहा है. Now margin of safety. अब ये margin of safety का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल और प्लान्ड सेल्स, यानी आपने पहले ही कुछ प्लान करके रखा था कि इतना सेल्स करेंगे, ठीक है, एंड ब्रेक इवन सेल्स आपने फाइंड किया, उन दोनों का डिफरेंस है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अनदर एस्पेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्चुअल और प्लान्ड सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स. यानी आपने जो प्लानिंग करके रखा कि मैं 1000 यूनिट सेल करूंगा, लेकिन आपका ब्रेक इवन जो हो रहा है, ब्रेक इवन कब होता है? जब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. वो 800 यूनिट्स में हो जा रहा है, तो 200 यूनिट्स का जो एक्स्ट्रा आपने जो प्लान करके रखा था वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेजर्स द अमाउंट बाय विच सेल्स कैन फॉल फ्रॉम देयर एक्चुअल और बजटेड लेवल विदाउट द कंपनी बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल. मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मेजर करता है कि अमाउंट बाय विच द सेल्स कैन फॉल, यानी हमने 1000 यूनिट्स का बना के रखा, वो सेल हमारा गिर भी सकता है, ठीक है ना, फॉर देयर एक्चुअल और बजटेड लेवल फ्रॉम देयर, यानी आपने जो भी प्लान करके रखा है उसको हम एक्चुअल बोलते हैं या बजटेड बोलते हैं, विदाउट कंपनी बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी एक्सप्रेस एज ईदर रेवेन्यू और यूनिट्स. यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको क्या बताता है कि कितना आपके पास आपने एक्स्ट्रा अपने आप को सेव करके रखा हुआ है. यानी सेव करके रखा हुआ मतलब ब्रेक इवन आपका 800 पे हो जा रहा है, लेकिन आपने 1000 यूनिट्स का बना के रखा, ठीक है ना, आपने प्लान करके रखा या बजट करके रखा, ठीक है, तो लाइक 200 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा ही प्लान करके रखा है या बजट करके रखा है, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट्स आ सकता है. क्योंकि ब्रेक इवन आपका अगर आप अचीव कर लेते हो, तो उसके ऊपर आपको जो भी एक्स्ट्रा आपका सेल्स होगा या एक भी यूनिट एक्स्ट्रा बेचेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट आ ही जाएगा. दैट्स व्हाट. So margin of safety is nothing but how much you have planned more than the actual break even. Okay, तो like break even अगर 800 पे, yes सर एक क्वेश्चन है. हेलो. हाँ सर ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप जो बोल रहे हैं, तो हाँ, बेसिकली हम ब्रेक इवन को एक्स्ट्रा करके रख रहे हैं ना. ब्रेक इवन हम एक्चुअलिटी में ब्रेक इवन तो हम फाइंड करेंगे. यानी अगर मैंने कुछ 1 लाख डाल के रखा हुआ है, कॉस्ट इन्वेस्ट करके रखा है, तो मैं कितना बेचना जिससे मेरे को 1 लाख पूरा रिकवर हो जाएगा. ठीक है, तो वो यूनिट्स में भी हो सकता है, डॉलर के टर्म्स में भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा कुछ प्लान करके भी चलते हैं. ठीक है ना, हमारे प्लानिंग में हमने उसको 1000 बना के रखा हुआ है, लेकिन हमारा ब्रेक इवन 800 में हो जाता है, तो 200 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है. यानी हम लोगों ने अपने आप को सेव कर लिया. ये 200 एक्स्ट्रा प्लान करके ये हमारा इसको इसमें हमको प्रॉफिट्स निकल सकता है. ठीक है ना, तो मतलब ब्रेक इवन अचीव होने के बाद. मैं थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर. मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आप बोल रहे हैं, वो तो जितना भी ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा वो तो मतलब इट्स ऑन प्रॉफिटेबल साइड, राइट? हाँ, तो हम लोग जो प्लान या जो भी प्रेडिक्ट करके रख रहे हैं, और व्हाट बेसिस वी आर प्रेडिक्टिंग, लाइक बिकॉज़ उसके ऊपर जो भी है आपका मार्जिनल ऑफ सेफ्टी है, तो एक अलग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर ब्रेक कुछ भी इवन नहीं है. अगर आप एक बिजनेस प्लान करके रखता है, इतने यूनिट्स बेचना है मुझे, ठीक है ना, इतने यूनिट्स मुझे बेचना है ब्रेक इवन करने के लिए, ब्रेक इवन आपका कम में हो गया, तो जो एक्स्ट्रा है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो ओवर एंड अबव योर दिस थिंग ब्रेक इवन सेल्स इज योर like over and above your break even sales, like the extra from the break even sales or the difference between what you have planned and the break even sales is your margin of safety. अगर आपको और डिटेल चाहिए और कुछ है तो वी कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम. अभी एक एग्जांपल देखते हैं. द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा ना, तो थोड़ा सा देख रहा था मैं. हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इसको अब डिस्कस भी कर लेते हैं, एक आध और भी थोड़ा और अच्छा रहेगा. Margin of safety is the principle of investing in which
an investor only purchases securities. Okay, this is something else. ये दूसरा margin of safety है. Okay. Margin of safety is the amount by which target, that is the budgeted, यानी जो आपने सोच के रखा हुआ है, और existing sales volume exceeds the break even point, यानी जो भी break even आपने सोचा कि 1000 यूनिट्स में बेचूंगा, मतलब आपने सोचा 1000 बेचूंगा और 800 यूनिट्स पे आपको ब्रेक इवन हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा है वो आपने एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पे बना के रखा हुआ है अपने पास. ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पे एक्स्ट्रा यूनिट्स आपने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है. यू हैव केप्ट दैट इन योर किटी. ओके, ठीक है. हम एक छोटा एग्जांपल से समझ लेते हैं. मतलब देखिए, अगर देखिए मैं एक बात बताता हूं. आपने 100 रुपए का खर्चा आपने मतलब सोच के रखा, ठीक है, और आपका खर्चा 80 रुपए में रिकवर हो गया, यानी खर्चा रिकवर होना यानी प्रॉफिट में नहीं है, आप लॉस में नहीं है, आपने रिकवर कर लिया, तो 20 एक्स्ट्रा आपके जेब में आप सेफ्टी के तौर पे रखे ना, वो एक ही बात है ना. ओके ओके, आपने अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए 20 एक्स्ट्रा कैरी करके रखा. गॉट इट? ओके ओके ओके. हाँ, तो बेसिकली हम लोग अपना टारगेट ज्यादा रखते हैं अपने ब्रेक इवन पे, तो दैट हमको सेफ्टी हो जाए. बस जो भी हमारे को जो जिस पे ब्रेक इवन होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो भी हम जो एक्स्ट्रा प्लान करके रख लेते हैं या हम रिजर्व रख लेते हैं, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. अब देखिए, लेट्स रिटर्न टू आवर एग्जांपल ऑफ फ्रेंड्स कंपनी. Assume that the current sales amount to 25,000 units. Okay, break even point equals 500 volts. So friends company is evaluating a lower level of sales of 15,000. So margin of safety is calculated. मतलब कैसा होता है कि फ्रेंड्स ये करंट सेल्स जो है उनका 25,000 यूनिट्स है, ठीक है ना, और ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका 5,000 वॉल्ट्स, यानी 5,000 पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया. अब फ्रेंड्स कंपनी इज इवैल्यूएटिंग ए लोअर लेवल ऑफ सेल्स ऑफ 15,000 यूनिट्स, ठीक है. तो आपका 15,000 लेवल ऑफ सेल्स ऑफ 15,000, सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड, यानी अब हमने टारगेट लगाया था 25,000 का, ठीक है, और हमारा जो भी खर्चा वर्चा जो निकलना है वो 15,000 यूनिट्स पे निकल गया, ठीक है. तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा हमने उसको मतलब पहले से ही सेफ साइड पे जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हमने सोच के रखा था वो 10,000 है. दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ओके फाइन. या इसमें भी देख लेते हैं. देखिए, in accounting, margin of safety is the extent by which actual or projected sales exceed the break-even sales. Margin of safety ratio equals the difference between budgeted sales and break-even sales divided by. ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं. So he is directly calculating, वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक रियल टाइम एक केस स्टडी टाइप का एग्जांपल मिल गया तो अच्छा. मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने एक रिस्क बोल के कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया था ना. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ मेजर ऑफ सस्टेनेंस, यानी कितना आएगा तो आपको आप सोच लेना कि आपने रिकवरी कर लिया. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ मेजर ऑफ रिस्क, यानी हमने एक्स्ट्रा जो सोच के रखा. देखिए सर, मैं आपको बता देता हूं यहां पर बहुत क्लियरली. सी सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ भी करो आपको 10% रिटर्न आएगा ही आएगा हमेशा, ठीक है. लेकिन अगर आपको 15% रिटर्न चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा. तो ये जो 10% है जो सर्टेन हमेशा आना है, वो ब्रेक इवन पॉइंट उसको देखता है.
और जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा रिटर्न आए, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखता है। यानी आप अपने आप को सेव करके चल रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे एक छोटा एग्जांपल भी। ये लोग ना कोई केस स्टडी टाइप का अच्छा एग्जांपल नहीं है यहाँ पर, हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है पीटी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो मैंने बताया वही क्लियर है, आप उतना समझ लिए तो आपको अच्छा रहता, समझ में क्लियर हो जाता। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है सर? क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपका एक लाइक यहाँ देख लेते हैं हम लोग। फोर्ड कंपनी परचेज्ड ए न्यू पीस ऑफ मशीनरी टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ इट्स टॉप ऑफ द लाइन कार मॉडल। यानी एक्स्ट्रा मशीन खरीदा उसने, एक्स्ट्रा मशीन खरीदा बोल तो एक्स्ट्रा पैसे भी डाला होगा। तो मतलब वो जो एक्स्ट्रा मशीन खरीदा है उससे क्यों खरीदा है उसने, ताकि अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। ठीक है, so the machine cost will increase the operating expenses by this and the sales output will likewise augment। यानी अगर आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो सेल्स भी आपको ज्यादा चाहिए, इसीलिए कर रहे हो। so after machine was purchased the company achieved a sales revenue of 4.2 million with a break even point of this। मतलब आपको एक्स्ट्रा मशीन खरीदने से आपका सेल्स इतना हुआ, लेकिन आपका ब्रेक इवन कितने पे हो गया? 3.95 कितने में हो गया? 3.9। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज भी आप फाइंड कर सकते हो, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय करंट सेल्स इनटू 100। ठीक है ना, यानी आपके ब्रेक इवन पॉइंट और आपके जो सेल्स है दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, डिवाइड बाय सेल्स करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा आपको। ओके सर। तो उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतने से है, यानी इतने से एक्स्ट्रा उनका जो मतलब ब्रेक इवन आने के बाद जो भी मतलब उन्होंने क्या एस्टिमेट किया था, सी उनका एस्टिमेशन क्या था कि अगर हम एक्स्ट्रा मशीन खरीदेंगे, अगर हम एक अच्छी मशीन खरीदेंगे तो उससे हमारा सेल्स बढ़ेगा। तो वो सेल्स उनका जो उन्होंने एस्टिमेट किया वो इतना होगा। ठीक है ना, अब हमें ये देखना है कि हमें ब्रेक इवन कितने पे हो जा रहा है, ब्रेक इवन इतने पे हो जा रहा है, यानी हमने जो प्लान करके रखा वो इतना था और हमारा जो ब्रेक इवन हुआ वो इतने में हो गया। यानी अब जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने हमारे प्लानिंग में सोच के रखा था वो हमने सेफ साइड के तौर पे अपने आप को रखा था, क्योंकि हम ब्रेक इवन से नीचे तो नहीं जा सकते ना। ब्रेक इवन के नीचे आप जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन के नीचे जाना इज एब्सोल्यूट डिजास्टर। तो हम अपने आप को ब्रेक इवन के ऊपर ही समझ के रखते हैं। वो कितने से समझ के रखते हैं वही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी अपने आप को कितना सेफ रख रहे हो आप, ताकि आप ब्रेक इवन से दूर रह सको, यानी ऊपर रह सको। ठीक है ना, ओके, या दैट्स इट। सो ईयर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हम लोग एक टारगेट सेल्स बना लेते हैं, हाँ, तो समझ में आ जाएगा या भाई ये टारगेट करने से हमको इतना सेफ्टी हो रहा है। तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दैट कि हम ब्रेक हम इवन को कितना क्रॉस। सेफ है, हम कितना सेफ है। हाँ, अगर अब इतना देखिए, सेल करेंगे तो परसेंटेज हमारा सेफ्टी साइड है। बस बस बस, मतलब इतने से हम अपने आप को सेव कर लिए, क्योंकि हम ब्रेक इवन से ऊपर है, हम लॉसेस में नहीं रह सकते, क्योंकि हम इतने से इतना एक्स्ट्रा एस्टिमेट जो करे वो हमारे को ब्रेक इवन के ऊपर रख पा रहे हैं, और उतने से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। ठीक है ना, यस यस। क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर आ गए मतलब आप अब आपका प्रॉफिट शुरू हो गया। हाँ सर, हाँ सर। दैट्स व्हाट। ये तो हो गया, ठीक है। ओके,
So the margin of safety is difference between actual sales and break-even point. Now that we have calculated break-even points and also done some target profit analysis. Target profit मतलब अगर target sales रहेगा तो target profit भी आएगा. अब let's discuss about the importance of margin of safety. This amount tells us how much sales can drop before we show a loss. मतलब आप कितने सेफ हो उतना ही है ना बोलने का मतलब सपोज मेरा ब्रेक इवन 1 लाख पे हो रहा है और मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,20,000 पे सोच के रखा है मेरा प्लान सेल्स, ठीक है. सो इसमें क्या बता रहा है, दिस टेल्स अस हाउ मच सेल्स कैन ड्रॉप बिफोर वी शो ए लॉस. यानी अब मेरा कितना ड्रॉप करूंगा, 20,000 से नीचे ड्रॉप होगा तो मैं लॉस में आ जाऊंगा. एम आई राइट? यस, दैट्स व्हाट, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यानी इतने से मैं सेफ हूं, इसके नीचे मैं लॉसेस में हूं. सी माय ब्रेक इवन सेल्स is $1 lakh. My actual or my budgeted sales is 1,20,000. This is what I have budgeted. Now the margin of safety is 20. Now below this, that means below like 1 lakh तक तो मेरे को ब्रेक इवन है, लेकिन अभी अगर मैं 1,20,000 से 1 लाख तक अगर मैं जाना है तो 20,000 के एक्सटेंट तक ही मैं मतलब अपने आप को समझ सकता हूं कि सेफ हूं. अगर इससे भी नीचे चले गया तो मैं लॉसेस में रहूंगा. सो आई एम सेफ ओनली टू द ट्यून ऑफ $20,000. यानी अगर मेरा प्लान सेल्स 1,20,000 से 20,000 डिक्रीज होता है तो मैं लॉसेस में नहीं रहूंगा, लेकिन उसके नीचे चले जाता है यानी $30,000 से डिक्रीज हो जाता है तो फिर मैं कितने के लॉस में रहूंगा, $10,000, है ना. दैट्स व्हाट. सो आई एम सेफ बाय 20,000. दैट्स इट, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मैं वही शुरू से वही एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको. ठीक है, चलिए क्लैरिटी आ गया आपको, क्लियर समझ में आ गया. क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा था मेरे को, ये जो आप बता रहे थे ना. हाँ अदर वर्ड्स में देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बोल सकते हैं आप, या नहीं तो फिर हाँ मतलब मैं कितने से सेफ हूँ मतलब मैं लॉस से कितना दूर हूँ. मैं लॉस से 20,000 दूर हूँ बस. अगर उसके नीचे चले जाऊंगा तो मैं लॉस में रहूंगा. ओके सर, परफेक्ट परफेक्ट. या सो वी were like okay this is what. एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर हटता नहीं माइंड से. इसलिए मैं या श्योर. क्योंकि अब देखो अब जितना अच्छा चल गया मेरे को, अब कभी नहीं भूलता. मार्जिन ऑफ सेफ्टी को तो कभी भी बोल सकता मैं, क्या प्रॉब्लम है. ओके ओके. थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है ना करके, लेकिन अभी यस समझ में मतलब आप उससे नीचे नहीं जाना आपको, वही आप अपने आप को सेफ रख रहे हैं. नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय एक्चुअल और प्लान्ड सेल्स, ठीक है ना. तो कितने से आप सेफ है वो आपका रेशियो भी मालूम चल जाएगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम विच यू नीड टू डू. मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन कर भी सकते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है. हमने इतना रिसर्च कर लिया, यू कैन डू दिस. नाउ लेट अस गो फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी बिफोर दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग. When I speak about expected value, I am speaking about probability. Now, what is this probability or chance? Suppose, like, मतलब मैंने एक क्रेडिट सेल्स किया हुआ है 1 लाख का. An example to show you what this is. And मुझे पता है कि like कुछ 20,000 मेरा लॉस होगा. तो कैन आई से 20% मेरा जाएगा और 80% इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. यस, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो अभी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को, इस प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करके सीवीपी एनालिसिस में चेक करेंगे क्या हो रहा है. So go for, chalo, let us see this question and understand what does it mean. Okay, please read this question. Okay, they did not give anything regarding this.
So okay, expected value when a situation has several possible outcomes, अगर बहुत सारे outcomes हैं, so expected value can be used to determine the outcome to use a decision model. Expected value is weighted average of possible outcomes using probabilities of outcomes as weights. So expected value is determined by the following steps. Identify the possible outcomes. जो भी आपके possible outcome है, जो आप सोचते हैं कि होगा, उसको पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी असाइन करो, ओके, और वो प्रोबेबिलिटी आपका 0 और 1 के हिसाब से रहेगा, ठीक है ना। 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग यानी फेलियर, 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो इन जनरल कभी भी एक बात याद रखना, 0 वी से फेलियर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कोई भी काम हम करेंगे तो वो काम पूरा नहीं होगा। 1 वी से सक्सेस। तो मल्टीप्लाई ईच पॉसिबल क्वांटिटी आउटकम बाय इट्स असाइन्ड प्रोबेबिलिटी एंड सम द प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेप 2। सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेप 2 विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं ना क्या है उसमें। चलो ये क्वेश्चन देखो, वी विल डू दिस क्वेश्चन। Okay. So the following information is for the next 4 questions. Gleason company has 2 products ready for introduction. तो वो क्या products हैं? A frozen dessert and ready to bake breakfast rolls. चलो ये सुनते ही हमारे को शाम का भूख लगना शुरू हो गया। So frozen dessert भी है, but we can't eat frozen right now. COVID आ गया ना? And ready to bake breakfast rolls. Okay. So however, plant capacity is limited and only one product can be introduced at present. Therefore, Gleason has conducted a market study at the cost of this much, यानी उसने इतना खर्च किया to determine which product will be more profitable. So results बता रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपके सामने sales का भी बता रहा है कि सेल ऑफ डेजर्ट्स एट $1.80 पर यूनिट, यानी आप वहां पर देखो डॉलर्स, $1.80 भी छोटा अमाउंट नहीं होता है। $4-5 $10 में आप बुफे खा सकते हो। एंड सेल्स ऑफ रोल्स भी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी से हमको क्या मालूम चलता है कि इतना वॉल्यूम बनाने का इतना चांस है, ठीक है ना। इतना वॉल्यूम बनाने का इतना चांस है, इतना वॉल्यूम का इतना चांस है, इतना वॉल्यूम का इतना चांस है। So the cost associated with both products have been estimated by Gleason Cost Accounting Department and are shown as follows. तो ये उनके कॉस्ट है इंग्रेडिएंट्स पर यूनिट, यानी जो भी इंग्रेडिएंट्स वो लगाएंगे, डेजर्ट के लिए इतना खर्चा, रोल्स के लिए इतना, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, प्रोडक्शन, टूलिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। अब प्रोडक्शन टूलिंग इज ट्रीटेड एज करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस रादर देन कैपिटलाइजिंग इट, ठीक है। ये सब आपका पूरा का पूरा डिटेल है। वो बोल रहा है कि प्रोडक्शन टूलिंग, प्रोडक्शन के लिए जो टूल्स लेके आ रहे हैं वो उसको एक्सपेंस मानते हैं, उसको एसेट नहीं मानते, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ग्लीजन्स मार्केट स्टडी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ द ब्रेकफास्ट रोल्स कितना है? ब्रेकफास्ट रोल्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स वॉल्यूम, चलो अभी हमारा रोल्स है, क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ ब्रेकफास्ट रोल्स, यानी ये तो वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी हमको यूनिट्स देखने का है। तो हम कैसे देख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू? आप 2 लाख का इंटू 0.20 करो, 40,000 आएगा। 2,50,000 का 0.50 करो, 125 आएगा, ठीक है ना। 60,000। तो ये आपका 40 एंड 165 हो गया।
फिर से 60, 165 पूरा। आप इसको करके बताओ मेरे को, एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरों को ऐड करके मुझे आंसर बताओ। 280 सर, 280 आई थिंक। 280 आ रहा है। आई डोंट हैव कैलकुलेशन बट एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, एक बार करके मेरे को बताइए, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप करिए, 1 सेकंड में पानी लेके आता हूँ। ओके। आई जस्ट गेट वाटर, 2 मिनट्स। सर 260 आ रहा है सर, एक बार थोड़ा सा करें सर। हाँ, 260 आ रहा ना? यस, आ जाएगा, क्योंकि आराम से अभी आप देखिए, मैं प्रूफ कर देता हूँ। 2 लाख इंटू 0.20 इज 40, 2 लाख 50 इंटू 0.50 इज 125, 125 प्लस 40 इज 165, 3 लाख का 20 60, 165 प्लस 60 इज like 225, and 350 का 10 is 35, 35 plus 225 is 260. Finished. अब now applying a deterministic approach, Gleason's revenue from sales of frozen desserts would be. Deterministic मतलब क्या? आपको मालूम है कि कितना पैसा आना है आपको, है ना? Yes. तो आप क्या करना है, वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके 1.80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले इनका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फिर उसके बाद वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1.80। ओके। क्वेश्चन नंबर 22। 21 ना? हाँ, उसका आंसर चेक कर लेंगे। हाँ, 21। या 540। हाँ, 260। और वो आपको मैंने क्या बताया था कि पूरे यूनिट्स, like in the deterministic approach, the single most likely outcome is used in the decision model. The volume of frozen dessert sales with the greatest probability of occurring is 3 lakh. यानी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में हम क्या करते हैं कि सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम देखते हैं। सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम अब हमारा क्वेश्चन में देखना है हमको। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो देखना है। हाँ, वो लेना है आपको, बस उतना ही है। यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो आपको लेना है। 20 क्वेश्चन कहाँ गया? या सो अभी हमको इसमें चाहिए, किसके बारे में चाहिए? फ्रोजन डेजर्ट्स, है ना? तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 लाख की 40% है, बस उसको इंटू 1.80 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। हाँ सर, ये लेकिन ये जो क्वेश्चन में डिटरमिनिस्टिक जो अप्रोच है, इसे पहले है, क्लियर तो देखिए होना। देखिए, सी मैंने क्या बताया था? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम, ठीक है? तो is another approach to determine the outcome to use in a decision model when there are several possible outcomes. In deterministic approach, the single most likely outcome is used in decision model. So using the most likely outcome is obviously easier than calculating an expected value. तो हम डिटर्मिनेशन मतलब हम क्या करेंगे, जिसमें हमको सबसे ज्यादा फायदा है वही देखेंगे, है ना? तो अगर सबसे ज्यादा फायदा, यानी इस केस में हमको 40% प्रोबेबिलिटी लगती है सेल्स होने का, इतना वॉल्यूम का, तो ये हमारे लिए सबसे हाईएस्ट है ना? मतलब इतना बेचेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको सबसे ज्यादा लगती है। डोंट गो विद द सेल्स वॉल्यूम प्लीज। सेल्स वॉल्यूम तो हम लगा के रखे हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना कि कितना चांस है उसका होने का। तो सबसे हाईएस्ट चांस इसी का है, तो जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांस रहेगा उसी को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सबके सब नहीं ले सकते ना, चारों में से आप एक ही ले सकते हो।
Yes. That's what the point says. Single most likely मतलब most having the highest probability. Most यानी single most likely का मतलब क्या होगा? Most likely मतलब Probability more ज्यादा होगा. a high chance. So 40% is the highest chance there. Okay. Okay. Let's go for the next question. Third question करिए. Expected value of Gleason's operating profit directly traceable to sale of frozen desserts. 2,60,000 into 1.2 is equal to 52,000 2,60,000. into 1.2, which is 260 plus 52. It's around 312 minus उसका जो भी cost है. Okay. So expected value of operating profit. Operating profit आपको कैसे आएगा? सेल्स में से आपके कॉस्ट निकालने से आएगा. ठीक है. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके फ्रोजन डेजर्ट का एक्सपेक्टेड सेल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब यूनिट्स आप बेचोगे बोल के बता रहे हो विद प्रोबेबिलिटी. आपका एक्सपेक्ट 305,000 यूनिट्स आपका एक्सपेक्टेड सेल्स रहेगा. मल्टीप्लाई करना है सेल्स वॉल्यूम से. वेरिएबल कॉस्ट भी आपको 305 इंटू 1.15 करना पड़ेगा. या आप एक काम कर सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन आएगा. कंट्रीब्यूशन में से आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है. ठीक है ना. तो 3,05,000 यूनिट्स इनटू जो भी कंट्रीब्यूशन करके यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द फिक्स कॉस्ट. ठीक है, मैं करके बता देता. ये बहुत सिंपल हो गया सर. या आई एम डूइंग इट. Sales minus variable cost is contribution minus fixed cost is profit or operating income. So हमको पहले चाहिए sales. So frozen desserts आपको किसके लिए बोल रहा है वो? Expected value of the operating profit, okay, to sale of frozen desserts. तो आपके sales of frozen desserts ये पूरे वॉल्यूम्स दिए हुए हैं. आप पहले इसका एक्सपेक्टेड सेल्स निकाल लो. इसका इंटू 0.30 कर लो. इसका इंटू 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.10. इसका 40,000 आएगा. इसका 70 प्लस 40 इज 110. इसका आएगा 120 110 इज 230. इसका आएगा 150 230 प्लस 150 नहीं इसका 75 आएगा. सॉरी. सो हाँ 230 प्लस 75 इज 305. ओके. तो 3,05,000 आपका सेल्स आ जाएगा. अब आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका दिया हुआ है एंड ये पूरे आपके वेरिएबल कॉस्ट हैं. इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. तो 80 प्लस 0.35 कितना होता है? 0.80 1.15 होगा. 0.80 प्लस 0.35 वो सब आपका मटेरियल, ओवरहेड्स, ये सब आपके वेरिएबल होते हैं. मतलब ओवरहेड्स मतलब ये कौन से ओवरहेड्स है पहले चेक कर लिए. वेरिएबल ओवरहेड्स है. ठीक है ना. एंड लेबर और मटेरियल तो हमेशा वेरिएबल ही होता है. तो आपको 1.15 आ जाएगा. आपका सेल्स 1.80 है, वेरिएबल कॉस्ट 1.15 है. निकाल दीजिए. आपको 0.65 या ये आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. ठीक है. yes. अब आपका फिक्स कॉस्ट क्या है? 68,000 कुछ है सर. एक सेकेंड. 68,000 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आपका हाँ क्योंकि आपके जो भी ये ओवरहेड्स होते हैं, ये टोटल कॉस्ट होता है, वो कभी भी फिक्स नेचर के होते हैं. ओके. तो 3,05,000 इंटू 0.65 करिए एक बार. इसका तो 1,50,000 1,65,000
1,98,000 250, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। आपका फिक्स कॉस्ट 68,000 है, माइनस कर दीजिए 1,30,250, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम है। हो गया ना? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ फिक्स कॉस्ट 78,000 है सर। 78, ओके ओके, सॉरी सॉरी, 1,20,250, दैट्स इट। ये भी कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अदर डिसीजंस। तो अदर डिसीजंस, एक सेकेंड, ये हम लोग कल के सेशन में कर लेते हैं। कल के सेशन का कॉन्सेप्ट आज कितना, कल कितना करना है अभी डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अब इसको वाइंड अप कर देने का ही है। अदर डिसीजंस में चूजिंग बिटवीन टू कॉस्ट ऑप्शंस, टू प्रोडक्ट, ये पूरे चारों के चारों कल कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये हमारा हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, फिर मार्जिनल एनालिसिस आएगा। मार्जिन में तो ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से आ जा रहा है। आई थिंक हम लोग का ब्रेक इवन तो कल खत्म हो जाएगा, एंड ऑल दिस आर लाइक काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स कम कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ओके, लेट्स डू टुमारो, ओके, ओके या बाय बाय, या इवनिंग वी हैव द सेशन, या वही पूछ रहा था। यस यस श्योरली।